हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बुक से ले सकते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म का क्या रोल है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म किस टाइप से दे रखा है उसको हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Even before independence, most leaders of our national movement were aware that to govern a large country like ours, it would be necessary to divide the powers between the provinces and the central government. अब इंडिपेंडेंस के बाद हमारे जो लीडर्स थे, जो हमारे लीडर्स थे हमारे नेशनल मूवमेंट के, तो उन सभी लोगों ने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली थी। तो अब ये इस चीज़ से अवेयर हो गए थे कि एक बड़ी सी कंट्री को गवर्न करने के लिए, जैसे कि हमारी इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, तो उसको गवर्न करने के लिए पावर्स को डिवाइड करना ज़रूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और जो भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है या फिर जो भी प्रोविंसेस हैं उनके बीच में पावर्स को डिवाइड करना ज़रूरी है फॉर अ बिग कंट्री लाइक इंडिया। And there was also awareness that Indian society had regional diversity and linguistic diversity. अब ये भी पता था उन लीडर्स को कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी भी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है। रीजनल डाइवर्सिटी कैसे है, जैसे कि अलग अलग रीजन्स में जो लोग रहते हैं, जैसे कि पंजाब के लोग हैं तो अपने आप को पंजाबी कहते हैं। ठीक है, अगर हरियाणा के लोग हैं तो अपने आप को हरियाणवी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पर डाइवर्सिटी। इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, कहीं पर तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, कहीं पर गुजराती लैंग्वेज, कहीं पर राजस्थानी। ठीक है, तो हम यहाँ पर डाइवर्सिटी भी देख सकते हैं हमारे इंडिया में। एंड दिस डाइवर्सिटी नीडेड रिकॉग्निशन, इस डाइवर्सिटी को रिकॉग्निशन चाहिए। अब जो अलग अलग रीजन्स के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले जो लोग हैं, तो उनको पावर को शेयर करना पड़ेगा। और हर रीजन में लोग जो हैं उनको अपने आप को गवर्न करना आना चाहिए। दिस वॉज ओनली लॉजिकल इफ वी वांटेड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। The only question was what should be the extent of powers to be enjoyed by the regional governments. अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कितनी पावर्स जो है वो रीजनल गवर्नमेंट्स को देनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी पार्ट देनी चाहिए, रीजनल गवर्नमेंट को कितनी पार्ट देनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये आता है। इन व्यू ऑफ एगिटेशन ऑफ द मुस्लिम लीग फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम्स, अ कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला टू गिव वेरी लार्ज पावर्स टू द रीजन्स वॉज डिस्कस्ड ड्यूरिंग द नेगोशिएशन बिफोर पार्टीशन। अब पार्टीशन से पहले कुछ मुस्लिम ग्रुप्स जो थे, कुछ मुस्लिम लीग जो थी, तो वो रिप्रेजेंट चाहती थी। ठीक है, अपने लिए रिप्रेजेंटेशन चाहती थी, अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहती थी। तो वो चाहती थी कि उनको भी अलग से पावर मिले, उनके रीजन को अलग से पावर मिले, ऐसा मुस्लिम लोग चाहते थे। पार्टीशन से पहले की बात है। एंड वंस द डिसीजन टू पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज टेकन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड टू फ्रेम अ गवर्नमेंट दैट वुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड सेपरेट पावर्स टू द स्टेट। अब जैसे ही पार्टीशन हो गया इंडिया का, तो पार्टीशन होने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने सोचा कि ऐसी गवर्नमेंट फ्रेम की जाए जो कि यूनिटी और कोऑपरेशन के सिद्धांतों पर बेस्ड हो, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जिसमें यूनिटी भी हो। ठीक है, जो एक साथ मिलकर काम करे, और साथ ही साथ कोऑपरेशन भी हो, जिसमें जो एक दूसरे को कोऑपरेट करना जाने, तो ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए सेंटर और स्टेट के बीच में। और स्टेट जो गवर्नमेंट है उनको अलग पावर्स दी जाए। द इंडियन the most important feature of the federal system adopted by the Indian Constitution is the principle that relations between the state and the center would be based on cooperation. और सबसे ज़्यादा important feature की अगर हम बात करें फेडरल सिस्टम में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनाया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अपनाया गया था, वो था प्रिंसिपल
ऐसा प्रिंसिपल, ऐसा सिद्धांत जिसमें स्टेट और सेंटर के बीच में, स्टेट और सेंटर के जो रिलेशन है वो कॉपरेशन पर बेस्ड हो, यानी कि दोनों के बीच में कॉपरेशन बना रहे। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर था फेडरल सिस्टम का, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनाया था। Thus, while recognizing diversity, the Constitution emphasized यूनिटी। जब भी हम डाइवर्सिटी को देखते हैं, जब भी हम डाइवर्सिटी को याद करते हैं कि हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन किस पे जोर डालता है? यूनिटी पे जोर डालता है कि डाइवर्सिटी के साथ साथ इंडिया में क्या है? यूनिटी भी है। डू यू नो फॉर एग्जाम्पल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन वर्ड मेंशन नहीं है। इंडिया अपने आप को एक फेडरल कंट्री नहीं मानता है, लेकिन फेडरल फीचर्स, फेडरल सिस्टम के जो फीचर्स है वो इंडिया में अपनाए गए हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया। अब हमारा जो इंडिया है वो पूरी तरह से फेडरल कंट्री नहीं है, बल्कि क्वासी फेडरल कंट्री, यानी कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फेडरल सिस्टम है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट्स में पावर्स तो डिवाइडेड हैं, लेकिन सेंटर के पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर्स हैं एज कंपेयर टू स्टेट। इसीलिए इंडिया में क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब यहाँ पर हमें आर्टिकल 1 दे रखा है। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत। अब इंडिया और भारत दोनों ही नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए। भारत तो पहले से ही नाम था और इंडिया जो है ब्रिटिशर्स देकर गए थे। तो दिस शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यानी कि ये काफ़ी सारी स्टेट से मिलकर हमारा इंडिया बना है, इसलिए इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। ठीक है, स्टेट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, स्टेट्स क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि इन सारी स्टेट्स से मिलकर हमारा पूरा इंडिया बना है। ठीक है, सेकेंड, दी states and the territories therefore shall be as specified in the first schedule। और जो भी स्टेट्स और जो भी टेरिटरीज हैं वो पहले शेड्यूल जो है उसमें स्पेसिफाई की गई है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक फेडरलिज्म इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिवीजन ऑफ पावर्स। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।